चलिए, मैथिली में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे भावी भरतुतिया विधान है, डट जाइए। और आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रकृति से संबंधित है। किससे संबंधित? पिछला चैप्टर देखे तो भाई बहन से संबंधित था। आज का जो चैप्टर होगा वो प्रकृति से संबंधित होगा। जिस तरह से समय साल कविता प्रकृति से संबंधित था, उसी तरह से अब आज का जो चैप्टर है वो है हाँ आब भेल वर्षा। हाँ आब भेल वर्षा जो यह चैप्टर है, इसमें आपको समझना यह है, सबसे पहले तो हम लेखक के बारे में बात करेंगे, फिर इसके सारांश हम आपको बताएंगे अपने शब्दों में, फिर हम देखेंगे कविता का लाइन बाय लाइन, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। मतलब संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट 1 घंटा के अंदर। तो आप लोग सभी बुक निकाल लीजिए। ऑनलाइन वाले अगर बुक रखे हैं तो बहुत अच्छा होगा समझने में, बुक खोलेंगे सामने। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हाँ आब भेल वर्षा, ठीक है। और लेखक है बैद्यनाथ मिश्र यात्री। देखिए, बैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है और यात्री इनका टाइटल है। और मैथिली में ये यात्री नाम से कविता लिखते थे और हिंदी में नागार्जुन के नाम से कविता लिखा करते थे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे एक एक चीज, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लाइन पर उंगली देंगे, समझना शुरू करेंगे कि यात्रिक मतलब यात्री जी का मूल नाम छनी बैद्यनाथ मिश्र। तो इनका टाइटल वाला नाम है यात्री, और मूल यानी कि मेन जो नाम है, जिसको सर्टिफिकेट का नेम आप कह सकते हैं, वो है बैद्यनाथ मिश्र। मिश्र मतलब ये पंडित जी रहे होंगे। मैथिली में यात्री हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखित छला। मैथिली में जो है यात्री के नाम से लिखते थे और हिंदी में नागार्जुन के नाम से रचना करते थे। इसका मतलब पता चला कि हिंदी में भी लिखते थे ये और मैथिली में भी लिखते थे। जिस तरह से विद्यापति मैथिली, संस्कृत और अवहट, पूरा भूल गया, अवहट 3 भाषाओं में लिखते थे, उसी तरह से ये भी करते थे। हिनक जन्म दरभंगा जिला तरौनी गांव में 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन भेलनी। आप समझिए इस बातों को। तरौनी गांव है, दरभंगा जिला है, 1911 ईस्वी में। इसमें इंग्लिश के महीने का जैसे कि जनवरी फरवरी है वो ना दे करके हिंदी के महीना का दिया है। ज्येष्ठ जनरली हम जेठ कहते हैं, जेठ के बाद आषाढ़ सावन भादो, ठीक है। हाँ, तो वो महीना दिया है जेठ के पूर्णिमा दिन, ठीक है। जेठ के पूर्णिमा दिन का मतलब है जेठ खत्म हो गया होगा उसके, ठीक है। पूर्णिमा के दिन कोई भी महीना खत्म हो जाता है। जैसे आप लोगों ने मनाया होगा सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, ये भी नहीं याद है, बताओ भाई। जब ये नहीं याद है तो क्या याद होगा। तो सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाए, उसके बाद सावन खत्म होता है। तो इनका समझ सकते हैं लास्ट महीना दिन जन्म हुआ होगा। और 87 वर्षक आयु में 5/11/1998 ईस्वी है ना दिवंगत भेला। दिवंगत मतलब मृत्यु। 5/11/1998 में इनका मृत्यु हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ में क्या दिया है समझिए। पहला पैराग्राफ में नाम, जन्म और मरण, जन्म स्थान ये दिया गया। दूसरा पैराग्राफ में है यात्रिक पहिल कविता 1929 ईस्वी में छपलनी। अब आप सोच सकते हैं 1911 में इनका जन्म होता है और 1929 में इनका कविता छप जाता है। कितना साल? लगभग हम कहे तो 18 से 19 साल, वही ना हुआ। 18-19 साल के उम्र में यह व्यक्ति कविता लिख दे रहा है, ठीक। अपना राजू सर भी यही है, उनका भी बहुत सारा कविता क्या है चल रहा है। 18 साल से, हम तो कहते हैं वो 15 साल से लिखना शुरू किया हुआ है, ठीक है। आज से नहीं लिख रहा है। अब पढ़िए आगे। तकरा बाद ई मृत्यु पर्यंत निरंतर लिखित रहला। समझ सकते हैं 18-19 साल से लिखना शुरू किया, उसके बाद मरते दिन तक ये क्या करता रहे, लिखते रहे। मैथिली में हिनक 3टा उपन्यास प्रकाशित छनी। कितना उपन्यास? 3टा उपन्यास। एक उपन्यास है जिसका नाम है पारो। पारो शब्द सुने हैं? कहाँ सुन लिया? देवदास ने। चलो ठीक है, देवदास में आपने पारो को सुन लिया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो
देवदास ने देखा ना, देख लेना एक बार, देख देखता लेना। नहीं ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देवदास तो 3 बार देख ली, अब मैथिली एको बार नहीं पढ़ी होगी। बढ़िया है, पढ़े तो। हाँ तो पहला पारो, दूसरा नवतुरिया। नवतुरिया मतलब नव मतलब नया, तुरिया समझ में आ रहा ना, नए उम्र के, नए उम्र वाले, समझ सकते हैं। नवतुरिया सीधा याद रखो। दूसरे उपन्यास का नाम आ बलचनमा, तीसरा का नाम बलचनमा। देहात में, गांव में कुछ ऐसे ही नाम होता है, रामलोचन, बलचनमा, कुलचनमा, पार्वदेवी, ठीक है, सरस्वती देवी, लक्ष्मीकांत, ये सब नाम होता है। हाँ, ये होता है, सब अलग अलग प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे, कविता के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे, आपने उपन्यास देख लेना। उपन्यास मुख्य रूप से ये लंबा लंबा कहानी होता है। उपन्यास मुख्य रूप से क्या होता है? लंबा लंबा कहानी होता है। कई उपन्यास गद्य में लिखे जाते हैं, कई उपन्यास पद्य में लिखे जाते हैं, लेकिन कविता तो होते हैं शॉर्ट में, 1 पेज से बहुत 2 पेज। अब कविता संग्रह छनी चित्रा आप पत्रहीन नग्न गाछ, 2 कविता संग्रह है। एक का नाम है चित्रा और दूसरे का नाम है पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन मतलब वैसा गाछ जिसमें पत्ता ना हो, तो वो इनके कविता संग्रह का नाम है। ये कविता का 2 बुक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कविता रहे होंगे। ओना हिनक संपूर्ण मैथिली कविताक संकलन हिंदी अनुवाद सहित सेहु उपलब्ध अछि। जितना मैथिली में इन्होंने रचना किया है उस सबको हिंदी में भी अनुवाद किया जा चुका है, मतलब मैथिली वाला कविता हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। पत्रहीन नग्न गाछ पर हिनका साहित्य अकादमी दिल्ली से पुरस्कार से हो भेटल छनी। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा कि यात्री जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दिल्ली से, तो पत्रहीन नग्न गाछ, ये बहुत फेमस रहा होगा जिसके कारण इन्हें मिला था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी मतलब जो प्रगति में विश्वास रखता है, ठीक है। प्रगतिवादी रचनाकार रूप में यात्री देश विदेश में ख्यात प्रख्यात छथि। प्रख्यात मतलब फेमस, देश विदेश में ये क्या है? फेमस है। लोक जीवन लोक भावना, लोक जीवन मतलब लोगों के जीवन से संबंधित, लोक भावना मतलब लोगों के भावना से संबंधित। लोक गरिमा, लोक गरिमा मतलब होता है ये व्यवस्था, समझ लीजिए। गरिमा मतलब व्यवस्था या इज्जत सम्मान भी आप समझ सकते हैं। इससे संबंधित एहन अधिक रचनाकार भेटब कठिन अछि। इस सबसे संबंधित रचनाकार मिलना क्या है? कठिन है, मतलब मुश्किल है। मिल तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। चित्रा, चित्रा मैथिली साहित्य में प्रस्तुत बिंदु अछि। प्रस्तुत एक समझ सकते हैं बिंदु है, बिंदु एक चित्रा मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु अछि। प्रस्थान बिंदु मतलब वहां चलने का जो है शुरुआत है इनका। यात्री उपन्यास आ कविता का अतिरिक्त विधा में लिखने छथि। उपन्यास तो लिखे ही लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं, और इस 2 विधा के अलावे भी बहुत सारे विधा में इन्होंने रचना किया है। मुदा सर्वत्र हुनक दृष्टिकोण आ विचारधारा लोकवादी अच्छी। हमेशा लोकवादी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रचना किया है, लोगों से संबंधित। अब हम लोग जानेंगे काव्य संदर्भ के बारे में। काव्य संदर्भ मतलब इस चैप्टर के बारे में शॉर्टकट में जानेंगे, फिर हम आप लोगों को इस चैप्टर का सारांश सुनाएंगे और फिर कविता पर आएंगे। काव्य संदर्भ समझना शुरू करिए, ठीक है। शायद काव्य संदर्भ हमारे में भी अच्छा से दिख रहा है तो आप किताब ले सकते हैं, पकड़िए। चलिए काव्य संदर्भ के बारे में आप समझना शुरू करेंगे। नागार्जुन रचनावली, नागार्जुन रचनावली एक बुक का नाम है, याद रखेंगे। बुक का नाम क्या है? नागार्जुन रचनावली से संकलित हाँ आप भेल वर्षा यात्रिक लोक चेतनाक है ना काव्य में अभिव्यक्ति अच्छी। लोक चेतना से संबंधित काव्य में अभिव्यक्ति है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि हाँ आप भेल वर्षा कहाँ से लेल गेल अच्छी, तो आप क्या बताएंगे? ना ये नागार्जुन रचनावली सा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये जो चैप्टर वर्षा हाँ भेल वर्षा, उसका नाम है वर्षा नहीं भ रहल छे। इसमें क्या दिखाया गया है चैप्टर में समझिए। बहुत बरसात का मौसम आ चुका है
और बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है। किसान सभी वर्षा के इंतजार में हैं। अभी तो ठीक है, मतलब पंपिंग सेट वगैरह से पानी पटा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये सब कुछ भी नहीं था। तो किसान किसके इंतजार में है? वर्षा के इंतजार में है, और इंतजार बहुत ज्यादा कर चुके हैं, और बहुत इंतजार करने के बाद वर्षा होती है। बस इसी बातों को इसमें दिखाया गया है। तो दो बात पर ज्यादा फोकस है कि इंतजार करते समय क्या क्या स्थिति बन रहा था, लोगों को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा था, और दूसरा जब वर्षा हो गई तो क्या क्या दृश्य देखने को मिला। बाध वन हरा भरा हो गया, किसानों के खेतों में धान रोपना शुरू हो गया, किसान अब नया नया मतलब सपना देखने लगे कि अब मेरे खेतों में अनाज होगा, ये समझ में आ रहा है। उसी चीजों को दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया कि वर्षा नहीं भ रहल छक, लोग छटपटा रहल छथि। समझ आ रहा है, छटपटाने का समझ में आ रहा है। बेचैन अच्छी तखने वर्षा होइत अच्छी। जब छटपटाने लगे, बेचैन हो गए सभी के सभी इंतजार में, तब क्या हुआ? वर्षा हुआ। लोकक जान में जान अवैध छे, जान में जान आया वर्षा होने के बाद। बाद बोन हरियर होयत, बाद बोन सब हरा होगा बारिश होने के कारण। कदम फुलायत, कदम का जो पेड़ है पीला पीला फूल देगा, पता कदम कैसे होता है। भगत सब सलहेशक है ना, गीत गाय ते गहवर ठीक करत। भगत सब के बारे में बोला जा रहा है। सलेश जानते हैं ना, राजा सलेश। तो वर्षा होगा तो मतलब वो लोग अपने गहवर को ठीक ठाक करेंगे गीत गागा करके। अब आगे किसान धन रोपनी करत। वर्षा होगा तो क्या करेंगे किसान? धन रोपनी करेंगे। खेतहर आरी, हाँ खेतहर आरी पर बैसी का कलो खायत। क्या नहीं समझे? ये दृश्य कभी देखे हैं? कलो मतलब होता है दिन का भोजन। होता क्या है, बरसात के दिनों में जब किसान खेतों में काम करते थे, या फिर किसी भी समय में जब किसान खेतों में काम करते होते हैं, तो वो निकल जाते हैं घर से, हमें लगता है 6 बजे, 6 बजे की 5 बजे समझ लो, तो 5 बजे हल बैल लेकर निकल जाते हैं, और उनके दिन का खाना वहीं पहुंचता है। और यह दृश्य हमने बहुत अच्छा से देखा है, और हमने ये भोजन पहुंचाने का काम भी किया है, ठीक है। और अच्छे जो किसान होते थे, मतलब अच्छे अगर कोई व्यक्ति हो रोपने वाला या फिर वो करने वाला, तो हम लोगों को भी खिलाते थे वहां पर। समझ में आ रहा है? तो ये एक अलग ही दृश्य होता है। अब तो सपना ही है, अब तो सपना है। अब आप ऐसा दृश्य देखना असंभव है। देखते अच्छी बात है। तो किसान लोग आरी पर बैठ के क्या करेंगे? आरी पर बैसी को कलो खायत। आप फसिल नीक होइबाक खुशी में ओकर मन है ना मयूर नाच लगते। उनके अंदर यह आशा होगा कि अब हमारा फसल होगा, तो वो खुशी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और खुश होकर के जैसे मोर नाचता है ना, ऐसे इनका मन भी नाचेंगे। ठीक है, मोर नहीं नाचेगा, इनका मन नाचेगा खुशी के कारण। जिस तरह याद रखेंगे माँ के लिए अपना बेटा प्रिय होता है, उसी तरह किसान के लिए फसल प्रिय होता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखेंगे। यात्रिक यही कविताक अंत, यात्रिक यही कविताक अंत किसानक खुशी पर होइत अछि। किसान खुशी मना रहे हैं, इस स्थिति में कविता अंत हो जाता है। बल्कि ई खुशी ओकरेटा नहीं अछि, क्या फसल होगा तो इससे केवल किसान ही खुश होगा, बाकी कोई नहीं। बाकी सबको खुशी मिलना चाहिए, क्योंकि किसान के खेत में खेती होगा, अनाज उपजेगा, तभी सबको मिलने वाला है। आप जो जाते हैं पैसा लेके मार्केट से बोरा उठा के ले आते हैं, कहाँ से आता है? किसान के यहाँ होता है तब होता है। किसान के यहाँ अगर नहीं हो तो मट्टी खा के जिंदा रहेगा? बताओ, नहीं रह पाएगा। अब देखेंगे आगे, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि केवल वही टा है ना, ओकरेटा खुशी नहीं अछि। अन्नक आवश्यकता सबके होइत छै, आ तकर प्राप्तिक है ना प्रसन्नता सब प्राणी के होइत छै। अन्न की जरूरत सब लोगों को है, और इसके प्राप्ति का खुशी सबको होना चाहिए। तें ई कविता वर्षा ऋतुक लोकवादी आ यथार्थवादी, लोकवादी मतलब लोगों से संबंधित, और यथार्थवादी मतलब सच्चाई से संबंधित। किससे संबंधित? सच्चाई से संबंधित उपयोगिता के
है ना, उजागर करैत अछि, कविताक शिल्प आ भाषा भावना के मूर्त करबा में अत्यंत सहायक अछि। कविता का जो शिल्प और जो भाषा है वो मूर्त मतलब जीवित करने में बहुत ही ज्यादा सहायक हुआ है। अब अगर हम इसका सारांश न भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइन बाय लाइन ही डायरेक्ट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लाइन पर उंगली देंगे, उससे पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो है उसके अर्थ जान लीजिए। सबसे पहला है पहर। पहर मतलब होता है समय का एक हिस्सा जो 3 घंटे का होता है। और 3 चौक 12, तो याद रखेंगे। यहाँ पर देखो लिखा भी है, कालक एक परिमाण, दिन रात 8th भाग अर्थात 3 घंटे का। 24 घंटा होता है ना, तो 24 घंटा में 8 पहर होते हैं। 24 घंटा में कितने पहर होते हैं? 8। तब तो 24 को अगर 8 से भाग दीजिएगा तो 3 घंटा हुआ। तो एक पहर 3 घंटा का होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे भोर, सुबह, इसके बाद दोपहर, शाम, रात, 5 को हो गया, और 3 को कहीं और छुपा होगा। अर्धरतिया ये होता है ना, मिड नाइट जिसको कहते हैं, अर्धरतिया होता है एक, और होगा कोई और, ठीक है। उषा भी एक होता है, उषा, ठीक है ना, उषा को ही भोर कहते हैं, उषा को ही शायद भोर कहते हैं। उषा बेला है, जिस तरह से शाम सुबह बेला है उसी तरह से। तो इसी तरह से 8 होते हैं, मान लो ना। तो जान के तुम विद्वान बनोगी, नहीं जानना है इतना। तो 8 होते हैं मुख्य रूप से। तो एक पहर कितने घंटे का? 3 घंटे का, याद रखेंगे। इसके बाद है सिहकी। सिहकी मतलब हल्का हल्का हवा चलना, सिहकना, आप लोग सुने भी होंगे। इसके बाद है नयनाभिराम। नयनाभिराम मतलब देखने में, देखवा में मनोरम, देखने में अच्छा। नयना मतलब आंख, अभिराम जो शब्द है ना, इससे इसका अर्थ होता है सुंदर। कई लोगों का नाम अभिराम सुना होगा, अभिराम नहीं सुना है? नहीं सुना, आज सुंदर। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो नयना अभिराम आप कह सकते हैं इसे। बाध गुण तो सब जानते ही हैं। इसके बाद उमडाम। उमडाम मतलब होता है पूर्ण रूपेण भरा हुआ। जैसे कहते हैं ना कि उबडुब, पूरा मतलब पूरा भरा, जैसे कोई तालाब है तो पूरा भरा हुआ है। और मझनी। मझनी मतलब होता है दीनक भोजन। मझनी मतलब दीनक भोजन, जिसे अभी इधर पीछे कलौ कहा गया था। क्या कहा गया था? हाँ, जो भी कहा गया था। तो मझनी कहिए, कलौ कहिए, दिन का भोजन होता है लगभग 10-12 बजे के बीच का भोजन। चलिए अब आप आगे देखते हैं। हो गया। अब लाइन पर उंगली देंगे और ध्यान से बातों को सुनेंगे। ओके, देखिए चैप्टर का नाम है हाँ आप भेल वर्षा। नाम से ही पता चल रहा है कि वर्षा हुआ होगा, ठीक है। और इससे ही यही पता चला कि हाँ आप भेल वर्षा, इसका मतलब है कि इंतजार में थे आप, और आपके इंतजार करते करते क्या हो गई, वर्षा हो गई। तो आप कहते हैं हाँ अब हुआ वर्षा। तो अब आप समझिए लाइन बाय लाइन। प्रतीक्षा में बीती गेल, है ना, कईक पहर। पहर जानते हैं ना, कितना पहर प्रतीक्षा में क्या हो गया, बीत गया। प्रतीक्षा में चुई गत्र गत्र सा घाम घैलक घैल। समझ में आ रहा है? आप एक बात गौर करिएगा, अभी बरसात के मौसम में जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा हो उस दिन बारिश होने की संभावना होती है। कई बार आपने सुना भी होगा कि आज बहुत गुमक रहा है, आज लगता है बारिश होगा। ये सुने ना, ये इसका कारण है, साइंस का कारण है। क्योंकि आसमान में होते हैं बादल, और बादल वाले दिन ऑलरेडी क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और गर्मी पड़ेगा, और गर्मी पड़ने के कारण बादल घम के टपकेगा। समझ रहा है? तो ये बात है। तो घैलक घैल, चुभ रहल छी पसीना, ठीक है। अब देखिए दूसरा, प्रतीक्षा में ठमक, है ना, ठमकल रहले गाछक पात पात। बोला जा रहा है कि प्रतीक्षा में जो गाछ का पत्ता है वो भी रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है किसका, बारिश का। आप देखेंगे जब जोरों की बारिश होगी तो उस दिन हवा कम चलेगी, ठीक है, और या तो नहीं के बराबर चलेगी। आगे क्या बोला जा रहा है, सिहकी नहीं चल ले बसात। हल्का भी बसात मतलब हवा नहीं चल रही है। हल्का भी बसात मतलब बरसात नहीं, बसात मतलब हवा, ठीक है। वो हल्का भी, सिहक भी नहीं रहा, हल्का भी नहीं चल रहा है। प्रतीक्षा में सूर्य रही गेल झांपल।
झापल क्यों रह गया? क्योंकि बादल लगा हुआ है, बादल है तो सूर्य क्या होंगे? झापे रह जाएंगे। जे जानी, हाँ प्रतीक्षा में झापी रह गेल, झापल नहीं जानी कते काल, कितना देर तक सूर्य झापा रह गए उसका कोई पता नहीं है। मेघक आड़ में, किसके आड़ में झापे रह गए? मेघ मतलब बादल, बादल के कारण वो झापे रह गए। अब प्रतीक्षा में क्या होता है देखिएगा, गांव घर में ऐसा होता है। प्रतीक्षा में सुनलक, है ना, बरगाड़ी अखारक ई मास, अखार महीना है, बारिश नहीं हो रही है तो लोग गाली दे रहे हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, सुने भी है, देखे भी है। क्या सुने? मैं बता रहा हूँ, कितनी गर्मी है, ये भगवानों के ढोल के बर्तन बता हो रहा है कि नहीं? ये अपना मैथिली भाषा है भाई, हंसने की क्या बात है? ऐसे ही गाली देते हैं कि नहीं? ऐसा गाली आपने खूब सुना होगा। और कभी आपके बातों को पहले ही जान रहा है, समझ रहा है, तो कई सारे लोग क्या दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं। आज भगवान क्या करेगा? सुन रहा। अब देखिए, इतना गाली उली सुनने के बाद वर्षा होती है। हाँ आप भेल वर्षा, अब वर्षा हो गई। हाँ आप भीजल संसार, पूरे संसार भीज गया होगा। हाँ आप हल्लुक भेल मोन, अब मन हल्का हुआ। ठीक है। हाँ आप उगला सूर्य, सूर्य भी उग गए। हाँ आप देख बामे आइल चिड़ै चुनमुन, जो पक्षी वगैरह है वो भी अब दिखाई देने लगे हैं, पानी में निकले होंगे वो लोग भी। अब आगे देखिए, बीज होयत अंकुर नयना गिराम, बीज होयत अंकुर मतलब क्या है? पानी पड़ेगा तो बीज अंकुर उकरेगा, और जो बीज का जो छोटा छोटा अंकुर जो होगा ना वो देखने में अच्छा लगेगा। अभी जस्ट बताए हैं कि नैना विराम मतलब देखने में अच्छा होता है। ठीक है। प्रतीक्षाक सुफल भेटतैक ओकरा, बीज जो प्रतीक्षा में था कि बारिश होगी तो हम उकरेंगे, वो प्रतीक्षा के कारण सफल हो गया है। ठीक है। इंतजार का फल मिलता ही मिलता है सबको, तो उस बीज को भी इंतजार का फल मिला है। बाद बोन होयत हरियर, बाद वन कैसा हो जाएगा? हरियर हो जाएगा। जुड़ा जैति ही धरती का मोन प्राण, और धरती का मन प्राण भी जुड़ा जाएगा, यानी कि मतलब समझ में आ गया होगा जुड़ाने का क्या अर्थ होता है। आगे, ओढ़ी लेत कम्बल कदम्बक गाछ, कदम का जो गाछ है वो ओढ़ लेंगे। क्या ओढ़ेंगे? आगे देखिए, पियर फुदनाक झालरी, पीला पीला फल होता है उसका, बीज फूल होता है, जिसे नहीं देखिए कदम, अभी तो मोबाइल वहाँ है तब तुमको दिखाई देते हैं। अच्छा लेके जाना। अब सुनिए, कदम के पेड़ में पीला पीला जो गोल साइज का फूल कही या फल कही होता है, उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि कदम का पेड़ जो है ना झालर ओढ़ लेंगे, पीला फुदना लगा हुआ झालर, मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक ठाक करत भक्ता सलहेशक गहवर, और भक्ता भी क्या करेंगे? सलहेश का गहवर ठीक करेंगे। समझ आ रहा है? यानी कि कवि का ध्यान सब जगह पर है। आगे, दूभी के छीली छाली साफ क देतनी आइन, और दूभी को छील छाल करके साफ कर देंगे वो। इस गहवर के सामने जो भी होगा वो चीजें आपने देखा होगा, किया भी होगा। अब लास्ट ही है, 2-3 लाइनें पढ़ लीजिए। भारी, हाँ भारी जायत पोखरी, भ जायत उमरान, उमरान का मतलब बताए कि पूरा लबालब भर जाएगा, पोखरी भर के पानी से। ठीक है। आप पसरते ओही में ललका कुमुदनी पात, कुमुदनी फूल होता है उसका पत्ता पोखरी में क्या होगा? पसरेगा, ऐसा बताया जा रहा है। भरी भरी दिन भीजत लोग, लोग भर भर दिन उसमें भीगेंगे। कैसे भीगेंगे? कौन लोग? तो किसान लोग। आप समझते हैं बारिश जब होता है तो आप घर में आ जाते हैं, लेकिन बारिश जब होता है तो किसान खेत को निकलते हैं। ठीक है ना। और बारिश में भीज भीज करके आप वो रोपने का काम करते हैं। बाल गोविंद भगत चैप्टर में भी आप देखे थे। भारी भारी दिन धान रोपत लोग,
पूरे पूरे दिन अब लोग क्या करेंगे, धान रोपेंगे, क्योंकि बारिश हो चुका है तो एक ही साथ सभी खेत में पानी आ जाता है। तो किसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि कितना जल्दी पूरे खेत को क्या कर दिया जाए, रोप दिया जाए, वो प्रेशर आ जाता है। ठीक है। आरी पर बैसी का मजनी खायत लोग, मजनी मतलब वही दिन का भोजन, आरी पर बैठ के खाएंगे, घर भी नहीं आते हैं शाम तक। आकाश यानी आशाक है ना, मचकी पर झूलत लोग, आशा मतलब उसके मन में यह आशा जगेगा कि अब तो फसल होगा, धान होगा, तो इस आशा के मचकी पर झूलत लोग, आशा रहेगा मन में, आशा जानते हैं ना क्या होता है, ठीक। होप कल्पनाक स्वर्ग में बूलत लोग, मन में कल्पना करेगा कि वो अनाज होगा मेरे घर में तो मैं ये खरीदूंगा, बच्चों को ये ला दूंगा, अनाज ये सब कल्पना करेंगे और कल्पना के स्वर्ग में भूलेंगे। समझ में आ गया। कविता का हो जाता है अंत। अब आप लोग कुछ प्रश्न का उत्तर देंगे हल्के स्वर में। आता ना हल्का स्वर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न आपके सामने है, वैद्यनाथ मिश्र यात्रिक रचना छनी। हाँ आप बेल वर्षा, बिल्कुल ये तो कंप्लीट ही है आप लोगों का। हाँ आप बेल वर्षा शीर्षक कविता रचयिता छथी वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब खाली स्थान भरने वाला, वैसे आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, खाली स्थान भी देगा तो ऑप्शन देगा, खाली स्थान छोड़ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा तो वो भी पूछ सकता। देखिए प्रतीक्षा में बीती ... बीती गेल कईक पहर। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला, हाँ ... भेल वर्षा, आप भेल वर्षा, हाँ आप भेल वर्षा, इसमें आप भराएगा। जुरा जैतनी ... मोन प्राण, धार्तिक मोन प्राण। ठीक है। भारी भारी दिन ... लोग, हाँ भीगत लोग, भारी भारी दिन भीगत लोग। कल्पनाक स्वर्ग में ... लोग, भूलत, तो कल्पनाक स्वर्ग में भूलत लोग, बिल्कुल सही। व्याख्या वाला प्रश्न इसमें आया है, पिछले चैप्टर में व्याख्या वाला प्रश्न नहीं आया था, तो ध्यान से सुनिएगा व्याख्या वाले प्रश्न का उत्तर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सप्रसंग व्याख्या करूं। हमको आपको लिखाएंगे ना, वो एकदम फालतू बात हो जाएगा, समझा देंगे वो बेस्ट है, आप उसको जाके घर पर खुद लिखिए। तो चलिए समझना शुरू करिए। क्वेश्चन इसी तरह देगा, सप्रसंग व्याख्या करूं, नीचे में 2-4 लाइन दे देगा। उसके बारे में सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, लिखेंगे ई पाती हाँ आप भेल वर्षा पाठ सौ लेल गेल अछि, फुल स्टॉप, और उसके बाद लिखेंगे हाँ आप भेल वर्षा पाठक रचनाकार वैद्यनाथ मिश्र यात्री छथी। बस हो गया। और उसके बाद आप इस लाइन का जो है व्याख्या कर दीजिए अपनी भाषा में, या फिर 1-2 लाइन कवि के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो इसी को व्याख्या कीजिए। हाँ आप भेल वर्षा, हाँ आब भीजल संसार, हाँ आब हल्लुक भेल मोन, हाँ आब उगला सूर्य। लिखेंगे प्रस्तुत पातिक माध्यम से कवि ई देखबाक कोशिश कयने छथि जे केना वर्षाक इंतजार में लोग सब अपसियात छले आ घैलक घैल पसीना शरीर से बहैत छले आ बहुत इंतजार केलाक बाद जे वर्षा भेलै तऽ वर्षा होयबाक बाद की दृश्य देखबाक मिलले वह ई पंक्ति में देखावल गेल अछि। अब लिखेंगे प्रथम पंक्ति के माध्यम से कवि देखबाक चाहे छथिन कि हाँ आप भेल वर्षा, आ दोसर पंक्ति में कहने छथिन कि आब भीजल संसार, यानी कि वर्षा भेला पर पूरे संसार भीज जाए। ठीक। हाँ आब हल्लुक भेल मोन, लिखेंगे कि बारिश नहीं होबाक कारण लोगक मन भारी भ गेल छले आ अब वर्षा भेले तैं लोगक मन अब हल्लुक भ जेते। अरे ऐसे अपने भाषा में लिखना, ठीक है। हाँ आब उगत सूर्य, लिखेंगे कि बादलक कारण सूर्य झाँपल छले या झाँपल छलथिन, आब जब वर्षा भ गेले त सूर्य
जो है उगला। अरे सेम भाषा है, सेम भाषा ठीक है? ये सब सीरियस नहीं ले रहे। हो गया बात। अब आप लोग कोशिश करिए अपने घर पर भी इसी भाषा को बोलने का, ठीक है? 2-3 दिन लोग आपको कहेगा ज्यादा हीरो बन रहा है, उसके बाद वो भी समझ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? और ये मूल मैथिली है, जो मैथिली हम आपको लाइन में पढ़ा रहे हो क्या है? मूल मैथिली। तो मूल मैथिली है तो आप लोग कोशिश करिए ऐसा ही घर पर बोलने का। इंग्लिश वाला बात तो नहीं है, इंग्लिश बोलिएगा 4 लाइन तो सामने वाला को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। तो आप इसका तो बेझिझक प्रयोग करिए घर पर। घर पर जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लोटा पानी मांगना है, कैसे मांगिए? खड़े होइए, बोलिए 1 लोटा पानी मांगना है, शुद्ध मैथिली में बोलिए। शुद्ध मैथिली में कैसे होगा सर? तुम कैसे मांगोगे बताओ? 1 लोटा पानी दियो ना है। ये असर तो बोलेंगे 1 लोटा पानी। जब मम्मी से मांगेंगे तो हाँ किसी से सर किसी से पानी मांगवे नहीं करते। सर अभी किसी से नहीं मांगते, खाते पीते हो गए। बुद्धि का बैठ पानी ला के आवे 1 लोटा। ऐसे मांगते सिंपल, बोलेंगे तो खाली लोटा 1 लोटा पानी दियो, ऐसे बोल सकते हैं। अब पानी अगर आपको पीने वाला पानी मांगना है तो कहिए 1 लोटा अछीन जल दियो। अछीन मतलब शुद्ध। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो बोलते चाहे नहीं बोलते। अब इसके दूसरा प्रश्न पर ध्यान देंगे। देख रहे तुम्हारा सब क्या करे, हम अकेले बैठा था कि कुछ कर रहा है। अभी दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न पर ध्यान लगाइए। क्या है दूसरा प्रश्न? क्या है? वही व्याख्या वाला है। बताइए इतना जो व्याख्या किए, आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? लेकिन लाइन बाय लाइन आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस मारिए, ठीक है? एक बार यहाँ पढ़ लेने से कोई काम होने वाला नहीं है। अभी एग्जाम का इतना महीना बाकी है, अभी से आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए घर पर इसका भी, ठीक है ना? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? भारी भारी दीन धान रोपत लोग, आड़ी पर बैसी का मजनी खायत लोग, आशाक मचकी पर झूलत लोग, कल्पना का स्वर्ग में भूलत लोग। तो हम बोलेंगे सेम बात होगा कि नहीं? कर लेंगे कि करते हैं हम? कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप 4 से 5 लाइन में उत्तर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, हाँ आप भेल वर्षा किनकर रचना अच्छी? तो बैजनाथ मिश्र यात्री। आप इसमें 2-3 लाइन कविता के चीजों को जोड़ के लिखिएगा, ठीक है? इसमें क्या दिखाया गया है, क्या प्रतीक्षा कैसे की, कैसे वर्षा हुआ, वही आप 2-3 लाइन में दिखा देंगे। ऐसे नहीं कि 1 लाइन में उत्तर दे के आ जाना। पर वर्षाक प्रतीक्षा लोक किएक करैत छथि। तो लिखेंगे वर्षाक प्रतीक्षा लोक 2-3 कारण से कह रहल छथि। पहला तो गर्मी बहुत लाग रहल अछि, आ दोसर जे वर्षा नहीं होती तो धान केना होते? धान मुख्य रूप से उस समय में धान का ही फसल है, तो धान केना होयत, यही कारण लोग वर्षा की प्रतीक्षा में अच्छी। हो गया बस। तेसर प्रश्न, मेघक आड़ में कथी झाँपल रही गेल? तो लिखेंगे हाँ, मेघक आड़ में सूर्य झाँपी रही गेल, कियाकि बारिश के मौसम छल, जेमे बादल लागल छल, तो ओहि के अंदर सूर्य देवता से हो झाँपल छल। बस हो गया। 4वीं क्वेश्चन, वर्षा भेला पर बाद बोन केहन भ जायत अच्छी? हरियर। तो केवल हरियर लिख देना है। लिखेंगे वर्षा भेला पर बाद बोन हरियर भ जायत अच्छी, ठीक है? अब अगला, वर्षा भेला पर भगता की करता? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन, वर्षा भेला पर भगता की करता है? तो लिखेंगे वर्षा भेला पर भगता सलहेशक गोबर ठीक ठाक करता, दूबी छील का सुंदर बनौता। क्या हो गया? अगला प्रश्न, ऑनलाइन वाले भी सुन रहा होगा तो कह रहा होगा मतलब ये जो सर है ना किसी विदेशी बच्चों को मैथिली सिखा रहे हैं। तो आप लोग विदेशी तो है नहीं, है तो मिथिला का है। अब मैथिली सुन के इतना हंसी आ रहा है, मतलब मिथिला से आप लोग कोसों दूर है मैथिली। हाँ सर है सर है।
है मतलब हम लोग कहाँ है तो मिथिला में ही ना, लेकिन मैथिली से दूर है आप। मिथिला में होते हुए भी मैथिली से क्या है, दूर है, बहुत दूर है। ये अच्छी बात नहीं है। भले हम भी घर पर ये भाषा नहीं बोलते हैं, हम लोग के यहाँ भी कुछ अलग ही सिस्टम चलता है, लेकिन हमें आता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दीर्घोत्तरीय में, हो आ बेल वर्षा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखो। तो भावार्थ तो आराम से लिख देगा, कविता के भाव का अर्थ। पूरा कविता को शॉर्टकट में 10 से 15 लाइन में आप व्यक्त करिए, कर देंगे। भावार्थ ऐसे लिख देंगे आप। दूसरा, पठित कविता का सारांश लिखो। तो सारांश आराम से लिख देंगे। सारांश मतलब शॉर्टकट में उस कविता को बताइए। 5 नंबर में पूछेगा, 10 से 12 लाइन में आप 15 लाइन में लिखेंगे, ठीक है। सारांश मतलब कविता के बारे में जो भी चीज आप जानते हैं, कवि के बारे में जो भी चीज जानते हैं, सब वहां पर 10-15 लाइन में क्या करिए, लिखिए। क्या करना, सारांश लिखते टाइम पर सबसे पहले कवि के बारे में 4-5 लाइन लिखिए, जो भी याद हो आपको, ठीक है। कब जन्म हुआ, कब आए, हाँ, कब जन्म, कहाँ जन्म, क्या क्या उन्होंने लिखा वगैरह, अगर उसके बारे में 5 लाइन पर लिखिए। और फिर कविता के बारे में 10 लाइन लिख दीजिए, बात खत्म है। अगला है, वर्षाक प्रतीक्षाक वर्णन कवि कोना कैलनी अछि। तो वर्षा के प्रतीक्षा का वर्णन बोलेंगे कि कवि देखौने छथि जे प्रतीक्षा में बीती गेल कईयक पहर, प्रतीक्षा में चुइल गत्र गत्र स घाम घैलक घैल, इस सब बातों को कवि दिखाते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। प्रतीक्षा में ठमकल रहले गाछक पात्र पात पात, मतलब कवि दिखाने की कोशिश किए हैं कि गाछ का पत्ता भी वर्षा का इंतजार कर रहा था। सिहकी नहीं चले तो चल ले बसात, और हवा भी नहीं चल रही है। इस सब चीजों को दिखाते हुए लोग भगवान को गाली भी दे रहे हैं। इस सब चीजों को दिखाते हुए प्रतीक्षा का वर्णन किया गया है। बात इसे आप लिखेंगे, इसमें कोई लंबा बात है नहीं। प्रतीक रूप। अब अगला एक क्वेश्चन है 4 नंबर, वर्षा भेलाक उपरांत प्रकृति की रूप होयत। तो आपने देखा है, वर्षा होने के बाद प्रकृति का क्या रूप होगा, उस सारी चीजों को क्या कर देना है, लिख देना है कि वर्षा होने के बाद खेत हरा होगा, पोखरी भर जाएगा, लोग धान भर दिन भीजेंगे, भर दिन धान रोपेंगे, आड़ी पे बैठ के खाएंगे। इसी को आपको अपनी भाषा मैथिली में लिख देना, बात खत्म। इस तरह से एक क्वेश्चन और बाकी है, वर्षा के बाद लोग खुशी में की सब करत। तो बोलेंगे वर्षा भेला के बाद लोग खुशी में की सब करत, धान रोपत पहले बात, दोसर बात जे आड़ी पर बैठी का भोजन करत, तेसर बात जे अभी जस्ट हम दिखाएंगे आपको, तेसर बात लिखेंगे कि हाँ गहवर वाला भी आप बता सकते हैं, 22 के बाद खुशी में ये काम करेंगे वो लोग भी। इसके बाद आशाक मचनी पर झूलत लोग, आय के बाद कल्पनाक स्वर्ग में भूलत लोग। 4-5 लाइन तरह मोड़ वाला भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपका हो गया कंप्लीट। गतिविधि में कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गतिविधि से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है एडिशन कालनाद, तो इसका चर्चा भी अगले क्लास में ही होगा, आज चर्चा इसका नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप दूसरा विषय निकालेंगे। इस तरह से चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है।